नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है चर्चा का वो है मध्यकालीन इतिहास से मुगलकालीन इतिहास से हुमायूं का गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ संघर्ष और उसके परिणाम। तो कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो चलिए चर्चा करते हैं हुमायूं और बहादुर शाह के संघर्ष के ऊपर। साथियों, इधर कुछ समय से मैं आपको अपने नोट्स के माध्यम से किसी विषय को समझाने का प्रयास कर रहा हूं और ये नोट्स मैंने जो है बहुत ही परिश्रम से तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। आप इनका उपयोग कर सकते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। तो हुमायूं को अपने सिंहासनारोहण के उपरांत अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाह्य प्रतिद्वंद्वियों में गुजरात का शासक बहादुर शाह सर्वप्रमुख था। गुजरात साम्राज्य ने 1401 में ही दिल्ली से अपना संबंध विच्छेद कर लिया था। गुजरात राज्य कहिए बल्कि, एवं एक स्वतंत्र राज्य हो गया था। 1526 में बहादुर शाह गुजरात का शासक बना। उसी साल बाबर भारत में आया था, तो जो कि बहुत ही योग्य एवं महत्वाकांक्षी था। बहादुर शाह सैनिक एवं आर्थिक रूप से वह अत्यधिक सफल था। उसका तोपखाना अत्यंत सशक्त था एवं उसके संचालन के लिए उसके पास अपने समय के सर्वोच्च संचालक थे। गुजरात के प्रतिद्वंदी मालवा तथा मेवाड़ उस समय तक निस्तेज हो चुके थे। खानदेश एवं बरार के सुल्तान उसकी कृपा पाने के इच्छुक थे, कृपाकांक्षी थे। समुद्र तट पर भी उसकी स्थिति सबल थी, वो बहुत ताकतवर था। समुद्र तट पे बीदर एवं अहमदनगर में उसी के नाम का कुतबा एवं सिक्का चलता था। तो उसकी इस वीरता एवं महत्वाकांक्षा से प्रभावित होकर अनेक अफगान योद्धा उससे मिल गए थे। फतेह खां, कुतुब खां, उमर खां एवं आलम खां जैसे अफगान नेता उसके पास पहुंचे एवं उन्हें पूरा सम्मान मिला। बहादुर शाह के जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा दिल्ली की गद्दी को हस्तगत करना था एवं हुमायूं उसका सबसे भीषण प्रतिद्वंदी था। यहाँ एक बात आप जान लें, जैसे दिल्ली सल्तनत काल को हम लोग तुर्क अफगान काल भी कहते हैं, और बाबर जो लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हरा करके गद्दी पे आया था, या उसने आप कह लीजिए मुगल वंश की स्थापना की थी, तो लोधी अफगान थे। और लोधियों की पराजय के बाद देश भर में बिखरे हुए बहुत सारे अफगान नेता जो थे वो एक बार फिर से सत्ता पाने का प्रयास कर रहे थे और वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते थे। उन्हीं में बहादुर शाह भी था गुजरात का, जो कि अफगान शासक था। बहादुर शाह के साथ हुमायूं के संघर्ष का चक्र 1534 ईस्वी के बाद प्रारंभ होता है। वास्तव में बहादुर शाह ने इस समय तक अपनी शक्ति में पर्याप्त वृद्धि कर ली थी। 1531 में उसने मालवा तथा 1532 में रायसीन पर अधिकार कर लिया था। 1533 में उसने चित्तौड़ के सिसोदिया शासक को पराजित किया था। उसने अपनी सैन्य शक्ति में पर्याप्त वृद्धि कर ली थी एवं अपनी चिरचिंतित इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे यह उपयुक्त अवसर लगा। चिरचिंतित इच्छा यानी कि दिल्ली का शासक बनना, तो ये उसकी इच्छा थी। गुजरात राज्य के राजस्थान एवं मध्य भारत में निरंतर बढ़ाव ने हुमायूं को भी चिंतित कर दिया था। अतएव बहादुर शाह के साथ युद्ध अपरिहार्य ही नहीं आवश्यक हो गया था। बहादुर शाह ने मुगल साम्राज्य पर कई तरफ से आक्रमण करने का निश्चय किया, यानी उसने पूरी अच्छी खासी योजना बनाई, सुविचारित योजना बनाई। उसने अलाउद्दीन लोधी को एक सेना के साथ कालिंजर भेजा, तातार खां को रणथंभौर भेजा गया।
बुरहानुल मुल्क को उसकी सहायता करने का आदेश दिया गया। बुरहानुल मुल्क को यह आदेश भी दिया गया कि वह पंजाब में एवं दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में शत्रु के लिए संकटापन्न स्थिति उत्पन्न करे। स्वयं बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। बहादुर शाह की इस योजना को लेकर दो प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं इतिहासकारों द्वारा। प्रथमतः तो यह कि इस योजना से बहादुर शाह की सैनिक शक्ति बिखर जाएगी एवं हुमायूं को अलग अलग प्रत्येक सेना को कुचलने का अवसर मिलेगा। दूसरा मत था कि इस योजना से हुमायूं पर साम्राज्य के विभिन्न भागों पर शक्तिशाली प्रहार लगने से अत्यधिक दबाव पड़ेगा एवं उसकी इस अवस्था से साम्राज्य के विद्रोही तत्व लाभान्वित होंगे। तो इस प्रकार बहादुर शाह को चित्तौड़ विजय करने में सरलता होगी। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कुछ इतिहासकार ये मानते थे कि इससे जो है वो बहादुर शाह की सैन्य शक्ति बिखर जाएगी, यानी चारों तरफ सेनाएं भेजेगा वो, तो थोड़ी थोड़े सैनिक चारों तरफ जाएंगे तो उसकी सैन्य शक्ति एकजुट नहीं रहेगी बल्कि बिखर जाएगी। दूसरा मत यह था कि हुमायूं को एक तरह से चौतरफा प्रहार झेलना पड़ेगा उससे, तो उसके पराजित होने के जो चांसेस होंगे, आप कह लीजिए पराजित होने की संभावना जो होगी वो अधिक होगी। तो इन दिनों पूर्वी प्रांतों में हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह की अग्नि भड़कने लगी थी। मोहम्मद सुल्तान मिर्जा कन्नौज में अराजकता फैला रहा था। उधर शेर खां बंगाल विजय के उद्योग में लगा था। अतएव हुमायूं आगरा से पूर्व की ओर बढ़ा। कालपी के निकट पहुंचने पर हुमायूं को बहादुर शाह की योजना एवं चित्तौड़ के घेरे का पता लगा। उसने पूर्व की ओर जाने का विचार छोड़कर शीघ्र आगरा वापस आने का निर्णय किया और वापस आया। उन्हीं दिनों तातार खां 40,000 सैनिकों के साथ बयाना की ओर बढ़ रहा था। हुमायूं ने अपने भाई अस्करी एवं हिंदाल को उसके विरुद्ध भेजा, जिन्होंने दुर्ग पर पुनर्विजय प्राप्त की एवं मंडरायल में तातार खां को हराकर मार डाला। ये तो 1534 ईस्वी की बात है। नवंबर 1534 में हुमायूं स्वयं बहादुर शाह का मुकाबला करने के लिए चित्तौड़ की ओर बढ़ना प्रारंभ किया और बिना किसी कठिनाई के सारंगपुर पहुंच गया। यहाँ पहुंचने पर उसे बहादुर शाह की स्थिति का सही पता लगा। बहादुर शाह ने शरीयत के हवाले से हुमायूं को प्रभावित करने के उद्देश्य से उससे प्रार्थना की कि जब तक वह काफिरों के साथ संघर्ष कर रहा है तब तक उस पर आक्रमण न किया जाए। यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए कि उसको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश की उसने। हुमायूं ने प्रभावित होकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, क्योंकि हुमायूं का चरित्र जो था वो थोड़ा ढुलमुल चरित्र था। वो किसी पे भी बहुत आसानी से विश्वास कर लेता था। यह हुमायूं की एक महान भूल थी। उसने राजपूतों का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने का एक स्वर्ण अवसर खो दिया, जिसका महत्व एवं मूल्य उसके पुत्र अकबर ने बाद में समझा और इस प्रकार रक्षक सेना की जी तोड़ कोशिशों के बावजूद 1535 में चित्तौड़ पराजित हुआ। बहादुर शाह के सशक्त तोपखाने एवं आग्नेयास्त्रों के समक्ष राजपूतों की एक न चली और वे पराजित हुए। तो जब हुमायूं को चित्तौड़ के पतन का समाचार मिला तो वह आगे बढ़ा एवं मंदसौर पहुंचकर वहीं अपना डेरा लगाया। बहादुर शाह को ताज खां एवं सद्र खां ने परामर्श दिया कि गुजराती सेना का विजयोत्साह शांत होने के पूर्व ही मुगलों पर आक्रमण कर दिया जाए, किंतु उसने रक्षात्मक स्थिति ही अपनाई एवं धोखे से मुगलों पर आक्रमण करना चाहा। किंतु मुगल उसकी चाल समझ गए एवं उन्होंने बहादुर शाह तक पहुंचने वाली रसद को रोक दिया। भूखमरी की आशंका में बहादुर शाह 25 अप्रैल 1535 की रात को छिपकर भाग निकला एवं मांडू पहुंचकर वहां पर उसने आश्रय लिया। तो वास्तविकता का पता लगने पर हुमायूं ने बहादुर शाह का पीछा करने का आदेश दिया एवं मुगलों के हाथ में एवं मांडू का दुर्ग शीघ्र ही घेर लिया गया।
किला मुगलों के हाथ में आ गया, किंतु बहादुर शाह वहां से भागकर चंपानेर पहुंच गया। हुमायूं लगातार उसका पीछा करता रहा। चंपानेर से बहादुर शाह खंभात कैम्बे भाग गया। हुमायूं भी उसका पीछा करता चला आया एवं खंभात पहुंच गया। खंभात पहुंचकर बहादुर शाह ने अपना जल युद्धपोत समूह जलवा दिया, जो कि उसने पुर्तगालियों से युद्ध करने के लिए रख छोड़ा था। इसके बाद वह दीव की ओर भागा। बहादुर शाह पकड़ा न जा सका, किंतु हुमायूं ने उसे गुजरात से बहिष्कृत कर देने का गौरव तो प्राप्त ही किया। यानी कि बहादुर शाह जो था वो बहुत ही ताकतवर शत्रु था और इस तरह से हुमायूं से डर के वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। अगर हुमायूं के स्थान पे शेर शाह सूरी जैसा शासक होता या अकबर जैसा शासक होता तो कब का उसका काम तमाम कर देता। वास्तव में हुमायूं निर्णय लेने में ढुलमुल था। जैसे अब राजपूतों वाले मामले में उसकी जो खामोशी थी, उसके कारण बहादुर शाह को काफी बल मिला था। तो किसी पर भी सहज ही विश्वास कर लेना ये उचित नहीं होता। तो खंभात से हुमायूं चंपानेर वापस आ गया एवं किले पर अपना अधिकार करने में सफल हुआ। यहाँ उसको अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। मांडू एवं चंपानेर पर अधिकार होना एक बहुत बड़ी बात थी, किंतु हुमायूं ने वहां अपने शासन को सुव्यवस्थित करने की कोई व्यवस्था न की एवं अनेक सप्ताह आमोद प्रमोद में नष्ट किए। चंपानेर से प्राप्त कोष को उसने मुक्त हस्त से खर्च किया। तो ये भी हुमायूं की एक कमजोरी थी। वो थोड़ा आलसी स्वभाव का था। जैसे उसको अगर वो उसी झोंक में आगे बढ़ता रहता तो उसको बड़ी सफलता हासिल हो सकती थी, लेकिन अब वो वहां रुक करके आमोद प्रमोद में डूब गया। उसकी नशे वगैरह की आदत जो थी वो भी उसके लिए बहुत बड़ी कठिनाई थी, जिसके कारण उसे आगे चल करके बहुत परेशानियां झेलना पड़ा। अब जो धन वगैरह मिला था उसको भी मुक्त हस्त से लुटाना ये भी उचित नहीं था, क्योंकि अभी साम्राज्य उसका जो था वो स्थिर नहीं था। जब साम्राज्य स्थिर हो जाए, शासन अच्छी तरह से चलने लगे, सब चीज ठीक ठाक हो जाए, तब जा करके धन वगैरह इस तरह से मुक्त हस्त से खर्च करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। महेंद्रा नदी का पश्चिमी भाग तब तक नहीं जीता गया था एवं वहां की जनता ने मालगुजारी वसूल करने के लिए बहादुर शाह को ही आमंत्रित किया। बहादुर शाह ने इमादुल मुल्क को मालगुजारी एकत्र यानी भू राजस्व एकत्र करने के लिए अहमदाबाद भेजा। वह प्रारंभ में थोड़ी ही सेना लेकर चला था, किंतु उसने मालगुजारी का धन खर्च करके एक बड़ी सेना इकट्ठी कर ली। अब हुमायूं सचेत हुआ एवं उसने अस्करी को इमादुल मुल्क के विरुद्ध अभियान पर भेजा। वह स्वयं भी उसकी सहायता को बढ़ा। इमादुल मुल्क ने अस्करी को चकित कर दिया, किंतु विजय अस्करी की ही हुई। मुगलों का अहमदाबाद पर अधिकार हो गया एवं गुजरात प्रांत को मुगल साम्राज्य में विलीन कर लिया गया। तो अस्करी को वहां का सूबेदार नियुक्त किया गया। इसके उपरांत हुमायूं बहादुर शाह का पीछा करने दीव की ओर रवाना हुआ, किंतु मालवा में विद्रोह की खबर सुनकर वह मालवा की ओर चला गया। उसकी वापसी से विद्रोह बिखर गया। मांडू की जलवायु से प्रभावित हो हुमायूं यहाँ 4-5 माह रुका रहा। तो देखिए एक बार फिर से उसकी एक कमजोरी सामने आई। यानी उसमें गति नहीं थी, उसके आक्रमणों में गति नहीं थी। कुछ समय तो ऐसा नहीं था कि वो बहादुर नहीं था, वो बहादुर था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, समझदार था, लेकिन आलसी था। इसी बीच गुजरात में पुनः उलझनें खड़ी हो गई। बहादुर शाह पुर्तगाली एवं अफ्रीकी गुलामों की मदद से मुगलों से अनेक नगर छीनने में सफल रहा। स्थानीय गुजराती सरदारों ने उसे वापस आने का निमंत्रण दिया एवं वह अहमदाबाद की ओर बढ़ा। तो अस्करी स्थिति का सामना न कर सका एवं वह चंपानेर की ओर भाग निकला। यहाँ के गवर्नर तरदी बेग ने शहजादे का स्वागत अवश्य किया, किंतु बादशाह की अनुमति के बिना आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया। अस्करी ने तरदी बेग को गिरफ्तार करने की योजना बनाई, किंतु असफल रहा। तो इस प्रकार साधनों के अभाव में अस्करी का बहादुर शाह से लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। योजनाओं के असफल होने के बाद वह हुमायूं के पास जाने के बजाय आगरा की ओर
चल पड़ा। इसी समय बहादुर शाह चंपानेर पहुंच गया एवं तरदी बेग को चंपानेर छोड़कर भाग जाना पड़ा। तो इस प्रकार साल भर से कुछ अधिक समय तक मुगलों द्वारा अधिकृत रहने के उपरांत गुजरात पुनः उनके हाथ से निकल गया। 1536 ईस्वी में साम्राज्य के अन्य भागों में हो रहे विद्रोहों के कारण हुमायूं को भी मालवा पर अधिकार कायम रखने की संभावना न दिखाई दी। 1536 ईस्वी में उसने मांडू छोड़ दिया एवं आगरा की ओर प्रस्थान किया। यदि अस्करी मांडू में हुमायूं से जा मिला होता तो संगठित होकर वैरी का सामना करने पर सफलता मिलने की आशा थी, गुंजाइश थी। मालवा पर मल्लू खां का अधिकार हो गया। यदि संपूर्ण घटनाक्रम पर दृष्टि डाली जाए तो कुछ बातें सामने आती हैं जो मुगलों की हार का कारण बनी। पहली बात तो यह थी कि सैनिक दृष्टि से मुगल सेना की संख्या संतोषजनक न थी। दूसरे, मिर्जा अस्करी के उत्तर की ओर चले जाने की भूल करने पर हुमायूं की स्थिति मालवा में असंभव हो गई। तीसरे, यदि तरदी बेग ने अस्करी को आवश्यक सहायता दी होती तो मुगल कदाचित दुर्भाग्य से बच जाते। तो वास्तव में इसके लिए किसी को जिम्मेदार कहना ठीक न होगा। यह सब मुगल क्षेत्र में संदेह के वातावरण में और कई घटनाओं के संयोगात्मक समन्वय के कारण हुआ। तो इस तरह से हम ये देखते हैं मित्रों की बहादुर शाह के विरुद्ध कोई बहुत अधिक सफलता हुमायूं को नहीं मिल पाई। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, मेरा आपसे निवेदन है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जल्दी ही हाजिर होता हूं कोई और नई वीडियो लेकर के। शुभ रात्रि। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिले। इसी शुभकामना के साथ एक बार पुनः शुभ रात्रि।